रसोई में जाता है। काव्या काम कर रही होती है। काव्या, तुम्हारे नखरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बहुत काम था इसलिए भूल गई। हर बार यही बहाना, कब तक चलेगा ये सब? मुझसे गलती हो गई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। नीरज काव्या की एक नहीं सुनता और काव्या को छत पर लेकर जाता है और पानी में डुबो देता है। काव्या पानी में तड़पने लगती है, लेकिन जब तक काव्या की सांस उखड़ने नहीं लगती तब तक नीरज उसे वहीं रहने देता है। उसे बहुत परेशान करता है। कुछ देर बाद जब काव्या की सांस उखड़ने लगती है, 10 मिनट बाद, तब जाकर नीरज काव्या को पानी से निकालता है। काव्या के मन में डर और गहरा बैठ जाता है। वो रोते हुए रसोई के एक कोने में बैठ जाती है। क्या हुआ भाभी, अब रोने से काम हो जाएगा क्या? अभी तक यहीं बैठी है, जाकर सारा काम खत्म कर। ये आज का डोज काफी नहीं है। माँ जी, जाती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। काव्या बिना कुछ बोले हर काम करती रहती है। एक दिन वो छत पर कपड़े सुखाने जाती है। उसी समय पड़ोसन सुषमा उसे देख लेती है। बहू, कुछ दिन पहले तेरे रोने की आवाज आ रही थी, सब ठीक तो है ना? नहीं चाची जी, कुछ नहीं हुआ, बस तबीयत थोड़ी खराब थी। बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो छिपाना मत, कभी कभी चुप रहना इंसान को और दुख दे देता है। जी ठीक है। इतने में सुष्मिता छत पर आ जाती है। अरे सुषमा जी, बहू तो बहुत सीधी है, आप बेकार में चिंता करती है। अच्छा ठीक है बहन, मैं तो बस पूछ रही थी। सुष्मिता काव्या को नीचे ले आती है। पड़ोसियों के सामने हमारे घर की बातें करने लगी है। मैंने कुछ नहीं बताया माँ जी, मैं तो चुप थी। अगर घर की इज्जत बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा। और तुझे पड़ोसन के सामने बुराई करती है। मैं तुझे आज बताता हूँ। मैंने सच में कुछ नहीं कहा। मम्मी, मैंने कहा था ना, भाभी एक दिन सबको बता देगी। इसके बाद सास और नंद दोनों मिलकर काव्या को फिर से पानी में डुबोती हैं और काव्या की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। काव्या चुपचाप सब सहती रहती है। महेश भी वहीं खड़े रहते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। उस रात काव्या अकेले में बैठकर रोती है। क्या मुझसे सच में इतनी बड़ी गलतियां हो जाती हैं? क्या मुझे कभी अपना समझा जाएगा? आखिर मेरी क्या गलती है जो बात बात पर यहाँ पानी में डुबोया जाता है? उधर पड़ोसन सुषमा को काव्या की आंखों का डर याद आता है। उस लड़की के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, वो बहुत डरी हुई थी। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। कुछ दिनों से पड़ोस में रहने वाली औरतों को उस घर से अक्सर रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। किसी को कुछ साफ पता नहीं था, लेकिन हर किसी के मन में एक डर बैठ गया था। बहनों, मुझे तो कई दिनों से लग रहा है कि उस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। काव्या बहू के चेहरे पर हमेशा डर दिखाई देता है। हाँ, मैंने भी देखा है। पहले कितनी हंसती थी, अब किसी से नजर तक नहीं मिलाती है। भगवान न करे किसी बेटी की जिंदगी ऐसी हो। उनका एक और बेटा भी है, उसकी भी तो शादी होने वाली है। बस यही डर है, कहीं दूसरी बहू के साथ भी ऐसा व्यवहार ना हो। हमें सच्चाई पता लगानी होगी। उस दिन मैं छत पर काव्या से मिली थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। उसकी जाने के बाद भी उसकी आंखों के आंसू मुझे याद है। सारी पड़ोसनें एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अगर किसी की बेटी पर अन्याय हो रहा हो ना, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, पहले सच्चाई जानेंगे, फिर उसका साथ देंगे। उधर घर के अंदर काव्या हर दिन चुपचाप अपना काम करती रहती है। डांट, ताने और अपमान उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे और वही उससे कहीं भी छोटी सी गलती हो जाती तो उसे पानी की टंकी में डुबोया जाता। हर बात पर उसे पानी में डुबोया जाता। धीरे धीरे वो कमजोर होने लगी थी। रात को अकेले बैठी काव्या अपने मन की बात सोच रही होती है। भगवान, अगर इस घर में दूसरी बहू आए तो उस पर मेरी तरह दुखों का पहाड़ मत टूटने देना। काश वो अपनी पसंद से शादी करके ऐसे माहौल से दूर रहे। इसी बीच एक दिन सुष्मिता अपने छोटे बेटे तरुण को अपने पास बुलाती है। बेटा तरुण, अब तेरी भी शादी की उम्र हो गई है, कोई लड़की पसंद है क्या? नहीं माँ, मैंने किसी को पसंद नहीं किया। मैं तो आपकी मर्जी से ही शादी करूंगा। आप लोग जो लड़की पसंद करेंगे वही मेरी पत्नी होगी। मुझे पता था मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। महेश भी वहीं बैठे होते हैं। अब घर में एक और बहू आएगी तो रौनक बढ़ जाएगी। तभी सभी के सामने सुष्मिता मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसके मन में पुराने जख्म जाग उठते हैं। उसकी आंखों के सामने बीते सालों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। सालों पहले नई नई दुल्हन बनकर आई जवान सुष्मिता घर के काम कर रही होती है। गलती से उससे एक बड़ा काम बिगड़ जाता है। सुष्मिता, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं सब ठीक कर दूंगी। हर बार यही कहती है। उस दिन सुष्मिता की सास उसे नदी किनारे लेकर जाती है और नदी में धक्का दे देती है। सुष्मिता डूबने लगती है। वो रोती रहती है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। डूबते हुए वो रोते हुए गुहार लगाने लगती है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। सुष्मिता की सास वहां खड़े तमाशा देख रही थी। उसे तड़पता हुआ देख रही थी। तभी गांव के कुछ लोग वहां आते हैं, सुष्मिता को पानी में डूबने से बचाते हैं। सुष्मिता की सांस उखड़ने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं। तभी उसकी सास वहां आती है। याद रखना, इस घर में बहुओं को अपनी इच्छा से नहीं, घर के नियमों से जीना पड़ता है।
आज जो नियमों का पालन नहीं करता उससे पानी में डूबना पड़ता है। ना डूबे तो डुबाना हमें आता है। एक दिन मैं भी सास बनूंगी, तब जो मन करे करना, लेकिन मेरे रहते नहीं। उस दिन का दर्द सुष्मिता के दिल में घर कर जाता है। वो मन ही मन एक गलत फैसला कर लेती है। मैंने जितना सहा है उसका दर्द मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मेरी बहू को भी मैं पानी में डुबोऊंगी, डुबो डुबो कर सजा दूंगी। सुष्मिता की आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखाई देता है। मैंने अपनी जवानी में बहुत दुख झेले थे, लेकिन क्या अब वही सब दोहराना सही है? एक पल के लिए उसका दिल पसीजता है, लेकिन फिर वो अपने मन को कठोर बना लेती है। महेश उसकी तरफ देख। पुराने समय में घरों में औरतों के साथ बहुत सख्ती होती थी, लेकिन समय बदल रहा है। शायद, लेकिन कुछ घाव आसानी से नहीं भरते। कुछ दिनों बाद सुष्मिता अपने बेटे तरुण के लिए पूजा नाम की लड़की पसंद करती है। पूजा एक साधारण और गरीब परिवार की बेटी होती है। पूजा सभी को पसंद आ जाती है, रिश्ता पक्का होता है और कुछ दिनों बाद शादी का दिन आता है। आप चिंता मत करना, मैं सबको अपना परिवार समझ कर रहूंगी। बेटी, हमेशा सबका सम्मान करना, लेकिन अपने आत्म सम्मान की रक्षा भी करना। जी माँ। तरुण और पूजा की शादी हो जाती है। ढोल नगाड़ों के बीच पूजा पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगती है। पड़ोस की सभी औरतें दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। हे भगवान, इस बेटी की जिंदगी खुशियों से भर देना, बस इसके साथ कुछ गलत ना हो। पूजा घर के अंदर कदम रखती है। उसकी नजर सबसे पहले काव्या पर पड़ती है। काव्या की आंखों में एक अजीब सा डर और उदासी होती है। मेरी जेठानी इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? इनके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? काव्या भी पूजा को देखती है। भगवान, इस नई बहू को मेरी तरह दुख मत देना। गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाती है। पूजा धीरे से काव्या के पास जाती है। जेठानी जी, मैं नई हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे समझा देना। काव्या कुछ पल तक चुप रहती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन कभी कभी कुछ घरों में लोग गलती से ज्यादा इंसान को देखने लगते हैं। पूजा हैरानी से काव्या की तरफ देखने लगती है। उसी समय सुष्मिता दोनों को आवाज लगाती है। बहुओं, बातें बाद में कर लेना, पहले घर की रस्में पूरी करो। पूजा चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूमने लगता है। आखिर जेठानी इतनी सहमी हुई क्यों है? इस घर में ऐसा क्या राज छिपा है? उधर पड़ोस की औरतें भी घर की तरफ देख रही होती हैं। उन्हें भी लग रहा होता है कि इस नई बहू की जिंदगी में क्या होने वाला है। अगर इस बेटी के साथ अन्याय हुआ तो इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। काव्या क्या अपने डर से बाहर निकल पाएगी? क्या सुष्मिता अपने पुराने घावों की वजह से वही गलतियां दोहराएगी, या उसका दिल बदल जाएगा? और क्या पूजा के साथ भी वही होगा जो काव्या झेलते आ रही है? चलो आगे देखते हैं। शादी के बाद अब पूजा की पहली रसोई थी। सुबह सुबह उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, आज मेरी पहली रसोई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ का खाना खाकर सब खुश हो जाए और मुझे इस घर की बेटी मान ले। उसी समय काव्या रसोई में आती है। पूजा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। पहली रसोई में थोड़ा डर लगता है। जेठानी जी, मैं पूरी मेहनत करूंगी। माँ ने सिखाया है कि पहली रसोई में पूरे दिल का स्वाद होना चाहिए। थोड़ी देर बाद सास, नंद, पति, ससुर और जेठ सब रसोई के बाहर खड़े हो जाते हैं। बहू, आज पहली रसोई है। घर की परंपरा के अनुसार बहुत सारे पकवान बनेंगे। मेरे लिए कचौरी और मिठाई अलग से बना देना। दाल और चावल भी अच्छे बनने चाहिए। मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। और सबके लिए गरम गरम रोटियां भी।